क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड हाई स्कूल टीचर प्रिंसिपल की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये जीएस के क्वेश्चन अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है जहाँ पर जीएस पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या पूछा गया है आपसे। निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किस जनजाति के बारे में पूछ रहा है? पिग्मी जनजाति के बारे में। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप एक बार पढ़ लीजिए। विषुवत रेखीय वन, थार मरुस्थल, मंगोलिया या फिर मलेशिया। तो कहाँ पिग्मी जनजाति पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विषुवत रेखीय वन। विषुवत रेखीय वन के प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया उसमें? निम्न में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? नहीं पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ऐसे ही आप इसको मिस कर देते हैं, इस वर्ड को, आता हुआ आंसर गलत हो जाता है आपका। ऑप्शन दिया गया है आपको पिग्मी, लैप्स, कजाक, मसाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कौन सी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आप गेस कर लीजिए, फिर हम जब सॉल्व कराएंगे तो हमारे साथ सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पिग्मी। पिग्मी जनजाति जो है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ाया कि पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय वाले वन में पाई जाती है, ठीक। और यहाँ पे एक फैक्ट आपको दिया गया है कि ऑप्शन सी में आपको जिक्र है कजाक जनजाति का। तो कजाक जनजाति का एक और नाम है जिसे कहते हैं खिरगिज। वह खिरगिज जनजाति के नाम से भी जानी जाती है, कजाक जनजाति। और ये पाई कहाँ जाती है? तो पाई जाती है मध्य एशिया के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक संख्या वाली कौन सी प्रजाति है? मंगोलियाइड, काकेशियाई, निग्रोइड या फिर ऑस्ट्रेलियाइड। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हमारे साथ में मैच करिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, काकेशियाई। काकेशियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या कैसी है? सर्वाधिक है। साथ ही साथ काकेशियाई कहाँ की जनजाति है? तो वो यूरोप की जनजाति है, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया आपसे। निम्न में से कौन जनजाति नील नदी के घाटी में रहती है? क्वेश्चन में पूछा गया नील नदी के घाटी में कौन सी जनजाति रहती है। आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अपना आंसर गेस कर लिए। उससे पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए, किन्क्यू, एबोजिर्स, होंजा या फिर फेल्ला। सो आई होप अब तक आप आंसर गेस कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेल्ला जनजाति जो है वो नील नदी की घाटी में रहती है। उसके साथ एक फैक्ट का बात यह है कि ये जो जिक्र है ऑप्शन बी, एबोजिर्स जनजाति का, वो ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। और आप ध्यान से याद करते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, एक तरफ जनजाति और एक तरफ वो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जनजाति से, आपको भी पता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया है इसमें कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य के अनुसार किस वर्ष तक भारत में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, 2070, 2045, 2065, 2075। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2070 तक भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी। और यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2021 के लक्ष्य के अनुसार है, ठीक। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं व बच्चों को किससे कुपोषण से मुक्ति दिलाने के हेतु शबरी संकल्प पोषण योजना कब शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो यूपी जूनियर एडेड है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ऑप्शन है 2016, 2017, 2019, 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2017।
एक नोट दिया गया उसको देख लीजिए कि 23 अक्टूबर 2017 को शबरी संकल्प पोषण योजना शुरू की गई थी, जो कि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की दिक्कत को दूर करने के लिए थे और ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। 1857 की महान क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर भारत में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जो कि इम्पोर्टेंट है तो उस समय ब्रिटिश क्राउन का था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज बेंजामिन डिज़राइली, ऑप्शन सी गर्ल्डस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टोन। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर मेरे साथ में मैच करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टोन। लॉर्ड पामस्टोन ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था जिस वक्त भारत में 1857 की महान क्रांति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे? 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद कौन सा आयोग भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के संगठन के लिए किस आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शंस आपको दिए गए स्क्रीन पर, पील आयोग, हंटर आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग या फिर साइमन आयोग। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पील आयोग का गठन हुआ था भारतीय फौज के नव संगठन के लिए। कब हुआ था? 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया उसमें आपसे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? कब की थी? 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो किसने की थी? ऑप्शन से सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हमारे साथ में मैच करिएगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1875 में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में ये मांग की थी कि हमारे भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा जरूर से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसमें आपको ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिए गए। ये क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल था। तो ऑप्शन से 15 अगस्त 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 सितंबर 1905 या फिर 15 नवंबर 1905। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ऑप्शंस हैं इकोटोन, इकोटाइप, इकेड या फिर एकोस्फीयर। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इकोटोन। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी की गई है? मैटरनल लीव की यहाँ बात हो रही है। पहले वो 12 सप्ताह तक थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है। तो कितने हफ्ते हो गई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, 16 हफ्ते, 25 हफ्ते, 18 हफ्ते या फिर 26 हफ्ते। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 26 हफ्ते कर दी गई है 12 हफ्ते से बढ़ाकर। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया उसमें। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? यूटी की बात की गई है कि लोकसभा में यूटी का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ऑप्शंस हैं 20, 15, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 20। तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 है, 20 हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस के साइड।
इसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, नई दिल्ली, लद्दाख, असम, हिमाचल। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आप गेस कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। भारत का पहला अंतरिम बजट कब प्रस्तुत किया गया। पूछा गया किसने प्रस्तुत किया। मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, आर.के. शनमुखम चेट्टी या फिर एन.डी. तिवारी। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा भारत का पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है और कीमतें जारी करता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिए गए। कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, कृषि लागत और मूल आयोग या फिर नाबार्ड। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल आयोग, जो कि एमएसपी की सिफारिश और कीमतें जारी करता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी फैक्चुअल है। इसमें इम्पॉर्टेंट दिया गया है चीज़ जो है वो इसकी थीम, जो कि पूछी ही जाती है पेपर में। तो इसकी थीम क्या है, जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। ये है थीम वर्ल्ड मॉस्किटो 2021 की। और कब मनाया गया, तो इसे मनाया गया 20 अगस्त को। ठीक, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, जबकि गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो आंसर पता चलेंगे। पहला, तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुजरात। दूसरा आपसे पूछा ही गया है कि दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिए गए, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, और जबकि पहली लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया कि मानसरोवर झील में से कौन कौन सी नदियां निकलती है। क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए, जहां पर 3 नदियों का कॉम्बिनेशन दिया गया, उनमें से कोई एक आंसर आपको गेस करना है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, सिंधु, झेलम, सतलज या फिर झेलम, सतलज, यमुना। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हमारे साथ में मैच करिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये वो नदियां हैं जो कि मानसरोवर झील से निकलती हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मार्को पोलो कौन था। ठीक, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक या फिर प्रकाशक। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मार्को पोलो कौन था, मार्को पोलो एक अन्वेषक था। तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे या फिर आपने सही किए। आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी ये जानकर। और अगर आप चैनल पर नए थे और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तथा हमारे चैनल को अन्य सभी लोगों के साथ शेयर करें जो आपके साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।